नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुख करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में सुभाष उत्कर्ष विद्यालय भोपाल में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में शिक्षकों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया और शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी दिए गए। कार्यक्रम में शिक्षा और शासन से जुड़े अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुझे लगता है कि ये सच में सही उदाहरण है। आप सबके लिए आप सबको प्रणाम करता हूं। आपके माध्यम से कई सारे ऐसे प्रस्तर से निकली हुई प्रतिमाएं अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार से अपनी भूमिकाएं अदा कर रही हैं और वो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब तो और आनंद है। लेकिन आज नहीं, आदिकाल से भारत की पहचान दुनिया में अगर किसी कारण से है तो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की भूमिका के कारण से सदैव सनातन संस्कृति हमको विश्व गौरव का इस मान सम्मान की तरफ भी ले जाती है और सच्चे अर्थों में मानवता के मूल गुणों को दुनिया के सामने प्रकट करने के लिए अनादिकाल से भारत की अपनी पहचान रहती आई। कदम कदम पर हर बार, हर समय, हर युग में जब कभी चुनौती मिली होगी दुनिया के सामने या भारत के सामने भी, हर बार हमारा एक कोई शिक्षक खड़ा हुआ होगा, उसने सारे प्रश्नों के उत्तर अपने शिष्य के माध्यम से दिलाए। ये हमारा गौरवशाली अतीत है हर बार का। हम इसके उदाहरण अगर देखें, हर काल में भगवान श्री राम का काल देखें, त्रेता युग याद करें। त्रेता युग में महाराज दशरथ के 4 पुत्र हैं। 4 पुत्रों के माध्यम से उनकी अपनी शिक्षा दीक्षा के बाद वो अपने राजमहल की सीमाओं में रह रहे हैं, लेकिन बगल के वन के अंदर तमाम प्रकार के उपद्रव हो रहे हैं राक्षसों के माध्यम से। मारीच, बाहु, ताड़का, जाने क्या क्या कर रहे हैं। और विश्वामित्र आते हैं और महाराज दशरथ से उनके पुत्र मांगते हैं। ना सेना, महाराज कहते मैं चलूं क्या, सेना दूं क्या? बोले नहीं, कोई जरूरत नहीं, केवल आपके जो सुपुत्र हैं श्री राम और उनके साथ लखनलाल आप दे दो। और हमने सबने देखा सच्चे अर्थों में उसी दिन पूरी रामायण की भूमिका बन गई थी। भगवान राम श्री राम के मार्ग पे चले, उनके जीवन में पुरुषार्थ, पराक्रम, उनकी अपनी क्षमता, योग्यता से वन के अंदर कई बार हम उनको इस तरह से देखते कि उनको वनवास मिला, तब उनका अपना रूप निकल के आया। सच्चे अर्थों में उनका वो सही दौर तो उनका पहली बार, और देखा ना हमने, ना केवल उनने राक्षसों का अंत कर दिया, बल्कि उस शिक्षक ने उस काल में भी और बड़ा एक अपना निर्णय लिया। और वो निर्णय आज की राजनीतिक दृष्टि से बड़ा चुनौती वाला भी था। विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ से तो मांगा था केवल मारीच, बाहु और ताड़का के लिए, लेकिन इनके अंत के बाद वो तो वास्तव में उनका वचन था कि वापस छोड़ के आएंगे। लेकिन जब ये देखा कि उनके शिष्यों ने, युवा पीढ़ी ने बड़ा काम कर दिया, तो और बड़ी चुनौती, चलो स्वयंवर के लिए। माँ राजा जनक के दरबार का वातावरण, और हम सब देखते हैं वो आनंद के साथ कि माता का वरण हुआ। बड़े बड़े महारथियों के बीच में भगवान राम और लक्ष्मण ने पहचान बनाई, वो अलग बात है। लेकिन एक पंगा भी तो हो गया परशुराम जी के माध्यम से, वो भी हमको याद रखना चाहिए। लेकिन महाराज श्री राम ने उसका भी रास्ता निकाला। ये अपने शिष्य के प्रति गुरु का कॉन्फिडेंस था और ये विश्वामित्र जी का कॉन्फिडेंस था कि ये सारी चुनौतियों में, जैसे मैंने प्रारंभ में कहानी सुनाई कि हमारे शिष्य को कहां तक ले जाना है, ये शिक्षक ही तय करते, गुरु परंपरा तय करती है। ये हजारों साल पुरानी परंपरा हमारी, ये हर काल में दिखाई देती है। भगवान श्री कृष्ण के काल में सांदीपनि जी के माध्यम से दुनिया के अंदर कहा तो कंस को मारने के इतने बड़े पराक्रम के बाद भगवान, और हमारा सौभाग्य एक थोड़ा सा लाभ भी मिल गया मध्य प्रदेश का, इसलिए कि भले ही कंस को मारा वो उत्तर प्रदेश होगा, लेकिन भगवान कृष्ण को श्री कृष्ण बनाने वाली धरती मध्य प्रदेश की है सांदीपनि जी के माध्यम से। तो ऐसे में हमारे गुरुकुलों का नाम सांदीपनि नहीं होगा तो क्या होगा? ये तो हमारा उत्साह और 4 गुना बढ़ाता। हाँ, हम ये गर्व से कह सकते हैं कि भगवान राम ने वनवास काल का भी 11 साल का समय मध्य प्रदेश की धरती पे गुजारा। ये हमारे प्रदेश की धरती तब भी गौरवान्वित हुई, या भगवान कृष्ण का काल, हर काल में, हर समय
इस धरती के अंदर यहाँ के इस परिवेश में इसी प्रकार का आनंद का वातावरण रहा। इसलिए जब मैं यहाँ शिक्षक संघ के कार्यक्रम में आया तो मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, ऐसा ही एक विद्यार्थी भाबरा से निकल करके चंद्रशेखर आजाद बनता है, वो भी आनंद हमारे इस प्रदेश का ही। ऐसे कई सारे विक्रमादित्य से लगाकर राजा भोज तक हर काल हर युग में हमारे यहाँ के युवाओं ने शिक्षकों के आशीर्वाद से अपनी अपनी भूमिका अदा की। ऐसे में मैं बहुत लंबी बात तो नहीं करूंगा, सच में वो सारी बातें आ गई और मुझे लगता है विनम्रता के साथ आपने अभिनंदन पत्र में थोड़ा ज्यादा ही जोड़ दिया, मैं थोड़ा कम ही कराना चाहता। बारामती में प्लेन लैंडिंग के दौरान हुई दुर्घटना में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। यह घटना राज्य और देश के लिए अत्यंत ही दुखद और पीड़ादायक है। मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान बाबा महाकाल उनकी आत्मा को शांति दे और परिजनों को इस कठिन समय में सबल और साहस प्रदान करे। राज्य भर में इस हादसे की खबर सुनते ही राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर फैल गई है। बारामती में लैंडिंग के समय हमारे महाराष्ट्र प्रांत के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी का दुखद निधन अत्यंत कष्टकारी है, दुखद है। उनके साथ पूरे प्लेन के लगभग 5-6 अन्य सवार भी इसी घटना के शिकार हुए हैं। अत्यंत कष्ट की इस बेला में मेरे व्यक्तिगत रूप से भी अजीत पवार जी को जानता था, मेरे अच्छे मित्र थे। अजीत पवार जी उप मुख्यमंत्री करके लंबे समय तक 2-3 टेन्योर में उनने अच्छा काम किया। उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र ने अलग अलग क्षेत्र में जिस विभाग में वह दक्षता से काम करते हुए एक उदार छवि के सबको लेके चलने की क्षमता वाले पवार परिवार के एक अच्छे उदयमान नेता का दुखद अवसान अत्यंत कष्टकारी है। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ उनको मोक्ष प्रदान करे और दुख की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सरकार उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। मेरे मित्र माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ये उस स्थान पे जा भी रहे हैं और मैंने उनसे चर्चा भी की है। मैं अपनी ओर से पुनः इस संकट की घड़ी में महाराष्ट्र सरकार के साथ हमारी सरकार खड़ी है। पुनः मैं कामना करता हूँ बाबा महाकाल से वो मोक्ष प्रदान करें। मोहन यादव का जमीनी और न्यायिक अंदाज एक बार फिर से देखने को मिला जब वे अचानक गांव पहुंचकर आम लोगों से सीधा रूबरू हुए और जन सुनवाई की। बिना किसी औपचारिक मंच के मुख्यमंत्री गांव की चौपाल पर बैठे और ग्रामीणों की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनी। जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, पानी, आवास और रोजगार से जुड़ी शिकायतें मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी समस्याओं का समाधान पारदर्शी हो। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शासन की योजनाएं तभी सफल होंगी जब उनका लाभ सीधे जनता तक पहुंच पाएगा। तुम्हारे पैसे वैसे तो नहीं मांग रहा है, बताना। कोई भी बात कोई अधिकारी तो नहीं मांग रहा है। हम बैठे हैं, कोई बात होगी तो बताना है ना। अपने यहाँ हितग्राही योजना में क्या क्या योजना चला रहे हैं? जैसे आवास का चल रहा है, आवास है और कंट्रोल की दुकान खुलती बराबर, पक्का बेईमानी तो नहीं करते? एक ग्रुप बना है वो राशन दुकान ग्रुप, ऐसा उसमें से डाल देते हैं बराबरी, सब बराबरी से देते हैं। और लाडली बहना कितनी है? 264। उनको आ रहे हैं पैसे हर महीने? और किसान सम्मान निधि सबको आ रही है? और क्या क्या कार्यक्रम करते हो पूरे साल? क्या करते हो? गौशाला पंचायत से चल रही है, पैसा आ रहा है बराबर जो अपन ने बोला है ना? हर महीने आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? इनकी बिजली के कनेक्शन कराना। गाय कितनी है? गोमाता कितनी है वहाँ? 75 के आसपास। 75। और आवारा तो नहीं घूमती गांव में? और कोई कठिनाई तो नहीं है आप लोगों को? मैं आज इसीलिए आया हूँ एकदम से 26 जनवरी। हमने कहा चलो हमारे लिए एक छोटी पंचायत में उतरे और लोगों से मिल के आए, उनसे देखें कि क्या कोई परेशानी तो नहीं है। हमारी सरकार में सबसे मिलने जुलने का, बात करने का मौका होना चाहिए ना। ठीक है, अगली बार फिर आएंगे, आज मिलने आए आपसे।
राजधानी भोपाल के स्टेडियम में आयोजित खेलो एमपी यूथ गेम्स का राज्य स्तरीय शुभारंभ समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव रहे और समारोह में खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और गणमान्य अतिथियों की बड़ी उपस्थिति देखने को मिली है। राज्य स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम्स के शुभारंभ के साथ ही प्रदेश भर से आए युवा खिलाड़ी विभिन्न खेल अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। यह आयोजन मध्य प्रदेश में खेल संस्कृति को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। जोरदार ताली बजा करके इस पूरे आयोजन का शुभारंभ करें। और सच में मैं लंबा भाषण देने नहीं आया हूं। सुरों के अलग प्रकार के कलाकार जिनके माध्यम से आनंद आता है। जोरदार अभिनंदन कैलाश खेर के लिए भी करें। वो सच में बजाय भाषण देने के आप सब इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए अपना मोबाइल निकाल लें। सब अपने अपने मोबाइल को निकालें और आप सब उद्घाटन करेंगे। आज सब मुख्य अतिथि है, अपने अपने मोबाइल की लाइट जला करके जो जहां बैठा है वहीं से लाइट जला करके इसका उद्घाटन करें। सच में यह आनंददायी क्षण हमको मिलेगा। ये मंच वाले भी अपना मोबाइल निकाल लें, सब अपनी लाइट जलाए। देखो क्या लग रहा है, परमात्मा की दया से उधर भी बाकी लोग बचे हैं, सारे के सारे बच्चे और सारे युवा मित्र जो भी मोबाइल लाए और अपनी लाइट का ये सिग्नल दे करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। और गगनभेदी नारे के साथ मेरे साथ एक बार फिर बोले, भारत माता की, भारत माता की। सच में ये हमारा शुभारंभ हो गया। ये जितने प्रकार से हमारे मीडिया के बंधु हैं, जरा इनको दिखाने के लिए अभी हाथ नीचे मत ले जाए, ऊपर दिलाएं, अपने स्थान पे खड़े होकर के उद्घाटन कर दे। मेरा भाषण खत्म हो गया और आप आनंद के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कलेक्टर संदीप आर ने सागर स्थित बालिका छात्रावास का निरीक्षण किया और छात्राओं की पढ़ाई और रहन सहन की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने छात्राओं से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की और उनके भविष्य के लक्ष्यों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने छात्राओं को करियर के विकल्पों और आगे की पढ़ाई के बारे में मार्गदर्शन भी प्रदान किया। कलेक्टर ने कहा कि इस तरह के संवाद से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें अपने सपनों को साकार करने में मदद मिलती है। कभी ये मत सोचना कि अरे कहाँ जहां हम रहे शुरू में हमें एम हमेशा टॉप में रहना है। तो क्या करेंगे अभी 10th के बाद? 10th के बाद आगे की तैयारी करेंगे। आगे क्या तैयारी करोगे? आप टीचर बनोगे। कहाँ टीचर बनोगे? पहले 11th से 22 पढ़ लेंगे। हाँ। फिर आगे D.Ed B.Ed कर लेंगे। हाँ। फिर उसके बाद वैकेंसी निकलती है। हाँ। उसका फॉर्म भर। किसने बोला टीचर बनने से अच्छा है कि क्या है? किसी ने बताया? किसने? मैम तो मुझे ठीक लगे। अच्छा, आप क्या करोगे बिटिया? टीचर। आप बेटा लिविंग
टीचर, आप पुलिस में जाओगे एसपी साहब की तरह। तो सभी टीच करेंगे, पढ़ेगा कौन? अच्छा, चलो डॉक्टर के लिए क्या करेंगे? हाँ, पहले नीट निकालेंगे, फिर 4 साल MBBS की मतलब पढ़ाई करेंगे, फिर डॉक्टर। अरे वेरी गुड। तो नीट के लिए तैयारी कर ली शुरू? अभी करेंगे 12th के बाद। अरे वो भी 12th के बाद नहीं, अभी करना है। बच्चे तो 8वीं से शुरू कर देते, तो अपन को तो करना शुरू करना है। क्वेश्चन पेपर है अपने पास? नहीं सर। बीओ और हाँ? नहीं, पांडा संघ के अध्यक्ष कपिल ने मंदिर में प्रवेश को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शुरू में सभी लोग हिंदू धर्म के अनुयायी थे, इसलिए यदि कोई अपना मूल धर्म अपनाकर मंदिर दर्शन के लिए आता है तो उसका स्वागत किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सनातन धर्म अपनाए बिना किसी को भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यह नियम धार्मिक अनुशासन और परंपराओं के पालन के लिए आवश्यक है। और अगर वो जनेऊ पहन के, तिलक धारण करके, अगर वो मंदिर में पहले धर्म को, हिंदू धर्म को अपना के अगर मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं तो हम सब उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि सबसे पहले सनातन धर्म ही था, उसके बाद ये सब सनातन की ही संतानें हैं। तो अगर वो यहाँ आते हैं और वापस अपना धर्म में आते हैं तो हम सब उनका स्वागत करेंगे। भगवान के दर्शन की सबको अनुमति है, भगवान के दर्शन पे सबका अधिकार है। रतलाम जिले के कुछ ग्रामीण इलाकों में प्रेम विवाह को लेकर फैले खौफ ने समाज की तस्वीर बदल कर रख दी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि कई परिवार अपनी बेटियों को स्कूल और कॉलेज भेजने से कतराने लगे हैं। गांव में चर्चा है कि प्रेम विवाह के मामलों के बाद सामाजिक तनाव, पारिवारिक विवाद और बदनामी का डर बढ़ गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार बीते कुछ समय में हुए प्रेम विवाह के मामले ने माहौल को और भी संवेदनशील बना दिया। कई परिवारों का मानना है कि बेटियों की पढ़ाई जारी रहने से उनका बाहरी संपर्क बढ़ेगा, जिससे प्रेम संबंधों की आशंका रहती है। इसी डर के चलते कुछ अभिभावकों ने लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही छुड़वा दी है। रतलाम शहर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यूसुफ मियां की बंदूकों की दुकान से अचानक तेज धमाकों की आवाज आने लगी। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए और इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही मध्य प्रदेश पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर सुरक्षित किया। पुलिस जांच में सामने आया है कि दुकान में रखी बंदूकें नकली नहीं बल्कि असली हथियार थे। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसी मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।